नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि सेट परीक्षा, नेट जेआरएफ तथा असिस्टेंट प्रोफेसर, अन्य पीएचडी, एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी के लिए यह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें आज हम उत्तर आधुनिकता में जो उपन्यास लिखे गए हैं वह उपन्यास देखेंगे और बाद में कहानियाँ प्रारंभ हो जाएगी। तो उत्तर आधुनिकता में पहले लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। इनके दो उपन्यास हैं मनोहर श्याम जोशी के, जो कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा जो है वह सुमिलित कीजिए में परीक्षा में पूछा गया था। और कसब हिंदी उपन्यासों की परंपरा से हटकर एक भिन्न धरातल पर खड़े हैं। यानी हिंदी उपन्यासों की परंपरा से हटकर है कुरु कुरु स्वाहा और कसब, यानी उत्तर आधुनिकता में। अ, जोशी इन्हें गप्प बाइस्कोप कहते हैं। यानी उत्तर आधुनिकता के उपन्यासों को जो मनोहर श्याम जोशी है वह बाइस्कोप कहते हैं। अनु अनुपल बदलते दृश्य, यह यथार्थवाद, समाजवादी यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद, नव रहस्यवाद, आधुनिकतावाद की मखौल उड़ाता है। नोबोकोव की पुस्तक साहित्य पर व्याख्यान में पारंपरिक और निष्कर्ष मूलक उपन्यासों को मजाकिया लहजे में याद किया गया है। जोशी को अपने उपन्यास का रूप तीसरी दुनिया से मिला, जिसे कार्पेतियर जादुई यथार्थवाद कहते हैं। यानी तीसरी दुनिया यानी जादुई यथार्थवाद। दक्षिणी अमेरिका में उनके उपन्यास इस दुनिया की बादशाहत को जादुई यथार्थवाद का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। यानी दक्षिण अमेरिका में किसके उपन्यास को जादुई यथार्थवाद कहा जाता है? तो मनोहर श्याम जोशी के उपन्यासों को दक्षिण अमेरिका में जादुई यथार्थवाद का उपन्यास या इस दुनिया की बादशाहत कहा जाता है। कोलंबिया के उपन्यासकार ग्रेबियल गार्सिया मार्वेस के 100 सालों का एकांत तो इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जोशी ने प्रेरणा तो जादुई यथार्थवाद से ली, लेकिन उसे अपने देश की परंपरा में खोजा। वैदिक साहित्य, पुराण, महाभारत में जादुई यथार्थवाद ही तो है। उनकी खोज का फल यह हुआ कि उनके उपन्यासों को देशज रूप में मिल गया। द्विवेदी जी के उपन्यासों का स्वरूप संस्कृत आख्यान परंपरा के मेल में है, तो जोशी का औपन्यासिक रूप में टेड दहेज है। इसमें पुनर्जन्म, पूर्वदीप्ति, दिवा स्वप्न, आत्मालाप, तिलस्म, मितक, परिलोक सब कुछ है। आधुनिकता बोध भी है और उत्तर आधुनिकता बोध भी। पहला उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा को नई दृष्टियों से देखा जा सकता है। यानी एक नई दृष्टि का उपन्यास जो है वह है कुरु कुरु स्वाहा। उनकी नायिका पहुँचेली, पुष्चली, दिव्य, छिन्नमस्ता, माता आनंदमयी सब कुछ एक साथ है, इसलिए अनबूझ पहेली है वह। यानी सभी गुण है उसमें, उस नायिका में पहुँचेली है, पुष्चली है, दिव्य है, छिन्न मस्ता है। यानी जीवन के जो सभी रंग रूप है वह उसमें समाये हुए हैं। वह अनेकशः विभाजित है। नायक 3 भागों में विभक्त है। यानी इसका नायक जो है 3 भागों में है। मैं मनोहर और जोशी लेखक है। मैं रोटी की समस्या से उलझा हुआ अनुवादक जोशी, और मैं आधुनिक बुद्धिवादी है। जहाँ न नैतिकता है न अनैतिकता। मनोहर हृदय है, शिशुवत निर्मल है। पहुँचेली के चले जाने पर मनोहर मर जाता है लाक्षणिक अर्थ में, लेकिन उपभोक्ताओं का कुछ नहीं बिगाड़ता। महानगरीय परिवेश में मनोहर सौंदर्य ही नहीं मरेगा। गांव के परिवेश का व्यक्ति उपराग्रस्त महासागर में आपादमस्तक बदल जाता है। अंत तो कत्वा उसका मानवीय पक्ष, हृदय पक्ष, श्रद्धा पक्ष नष्ट हो जाता है। पहुचेली के छिन्न मस्ता स्वरूप को उलझने के लिए मीतक लोक में प्रवेश करना पड़ेगा। यूँ तो सारा उपन्यास ही मीतक है। अंतरात्मा के संकट और उसकी अस्वीकृति से संबंध में कसब प्रेम का स्यादवादी उपन्यास। यानी जो मनोहर जोशी का जो उपन्यास है कसब, यह जो है प्रेम का स्यादवादी उपन्यास है।
प्रेम शायद सत्य है, शायद नहीं। यानी प्रेम सत्य है या नहीं, इस पर ही द्वंद्व है। शायद है भी, नहीं भी, और अ, अनिर्वचनीय है। जितने व्यक्ति उतने मत, यही उपन्यास का जादुई चमत्कार है। यानी कसब जो उपन्यास है, जितने मत उतने उतने लोग जितने मत, इस प्रकार का उपन्यास है। कोई उनमें भारतीय प्रेम की उदात्तता देखता है तो कोई प्रतिरोध की भावना, यानी जो कोई जो है उसमें उदात्त प्रेम देखता है तो कोई जो है प्रतिरोध की भावना भी देखता है। इसमें प्रेम को एक भूल गलती के रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी कसब उपन्यास में प्रेम को एक भूल गलती के स्तर पर चित्रित किया है। प्रेम गलतियां नहीं करता, यह स्वयं में गलती है। इसका प्रेम मरता भी नहीं, जीता भी नहीं। वस्तुतः प्रेम ऐसा इंजेक्शन है जो जिंदगी की कटुता को संवेदनशील बना देता है। यानी यह जो कथन है इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, और वह बच्चन सिंह का है। वस्तुतः प्रेम ऐसा इंजेक्शन है जो जिंदगी की कटुता को संवेदनहीन बना देता है। डीडी और बेबी इसी का सेवन करते हैं। यानी डीडी और बेबी जो है यह प्रेम करते हैं। विनोद कुमार का नौकर की कमीज का दीवार भी एक खिड़की रहती है। यानी दीवार में भी जो विनोद कुमार का उपन्यास है, नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस परंपरा के उपन्यास है। सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए। अभी सुरेंद्र वर्मा का एक उपन्यास है, मुझे चांद चाहिए। अपनी नव्यतम तकनीकों और कथ्य में उत्तर आधुनिकता की स्वस्थ चेतना का प्रतीक बन गया है। अब यहाँ से कहानियाँ प्रारंभ होती हैं। उत्तर आधुनिकतावाद युग के पहले दौर में दो कहानीकारों का नाम विशेष रूप से उभरता है। यानी इससे पहले भी हमने कहानियाँ देखी है स्वतंत्रतावाद में, और आप भी देख रहे हैं। अभी पहले हमने उस स्वतंत्रतावाद युग की कहानी देखी, और अब हम उत्तर स्वतंत्रतावाद युग की कहानियाँ देख रहे हैं। इसके पहले हमने प्रेमचंद वो देखा था, और अब जो है उस उत्तर आधुनिकता युग में जो आगे और यशपाल, यह मुख्यतः कहानीकार के रूप में सामने आते हैं। कहानीकारों का नाम, यानी इस दौर में दो कहानीकारों का नाम विशेष है। यानी उत्तर आधुनिकतावाद में पहले आगे और दूसरे है यशपाल। आगे मूलतः कवि है और उनका मुख्य दायित्व कला के प्रति है, पर कहानियों में सामाजिकता उपेक्षित नहीं है। आगे अपनी रचनाओं में भाषा और रूप के प्रति अत्यधिक समेत है। यानी आगे जो है वह शायद हमने यह देखा था, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। ये हो गया मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी अभी देख रहे तो देखने दो। तो कहानियाँ जो है आगे जो है मूलतः कवि है और वह सामाजिक उपेक्षित नहीं है। आगे अपनी रचनाओं में भाषा और रूप के प्रति अत्यधिक सचेत है। यानी वो आगे जो है अपनी रचनाओं में भाषा का जो रूप है, भाषा का लेते हुए वह सचेत तरीके से लेते हैं। वह सचेतता उनके कथा साहित्य में विशेष रूप से मिलती है। वे प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार नहीं, यानी आगे जो है प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार नहीं है। आगे की कहानियों में वैयक्तिक संवेदना और मानसिकता को संश्लिष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने क्रांतिकारी जीवन, शरणार्थियों की समस्याओं पर भी कहानियाँ लिखी है। यानी आगे ने क्रांतिकारी जीवन पर कहानियाँ लिखी है, शरणार्थियों की समस्याओं पर कहानी लिखी है, पर मध्यवर्गीय जीवन से संबंध कहानियाँ अधिक मार्मिक और कलात्मक बन पड़ी है। यानी आगे ने क्रांतिकारी कहानी लिखी है, शरणार्थियों की समस्याओं की कहानी लिखी है, साथ ही मध्यवर्गीय जीवन के संबंध में ही उन्होंने कहानियाँ लिखी है। रोज पठार का धीरज, पुलिस की सीटी, दई दोल आदि प्रसिद्ध कहानियाँ। यानी आगे की कहानियाँ कौन सी है? रोज कहानी का नाम ही गैगरीन है। और पठार का धीरज और पुलिस की सीटी, जयदोल, यह महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इलाचंद्र जोशी व्यक्ति मनोविश्लेषण के कहानीकार है। यानी इलाचंद्र जोशी जो है वह मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार है। जैनेन्द्र संवेदनात्मक विचार में कहानीकार है। यानी इलाचंद्र जोशी जो मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ लिखते हैं, और जैनेन्द्र जो है वह संवेदनात्मक कहानी लिखते हैं। यशपाल विचारों में मार्क्सवादी है, उनकी दृष्टि में साहित्य साधन है, साध्य नहीं है। यानी यशपाल जो है मार्क्सवादी है और यशपाल की दृष्टि में साहित्य एक साधन है, वह साध्य नहीं है। मार्क्स का प्रभाव तो उन पर है, फ्रायड का भी कम नहीं। यानी यशपाल पर मार्क्सवाद का प्रभाव है और फ्रायड का भी है। वह कहानियों को प्राय दृष्टांत के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए उनकी कहानियाँ बहुत कुछ पूर्व नियोजित होती है।
नहीं, ये हुआ नहीं था, क्योंकि उपन्यास पढ़ते समय हमने यशपाल का जिक्र किया था, और तो उसमें भी यही कथन था कि यशपाल जो है मार्क्सवादी है, और इसलिए मुझे लगा कि ये हुआ, लेकिन हुआ नहीं है। वह कहानियों को प्राय दृष्टांत के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए उनकी कहानियाँ बहुत कुछ पुनर्नियोजित होती है। यानी वह दृष्टांत के रूप में कहानियों को कहानी को दृष्टांत के रूप में कौन देखता है, तो यशपाल देखते हैं, और पूर्व नियोजित होती है। पर यशपाल को कहानी कहने की कला खूब मालूम है। अंत कहीं पर भी कथा रस की कमी नहीं मिलेगी। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और तीखे व्यंग्य के कारण उनकी कहानियाँ जानदार हो गई है। यानी यहाँ पर उनके कहानियों में वर्ग संघर्ष है, मनोविश्लेषण है, तीखे व्यंग्य है, इसलिए उसकी कहानियाँ यशपाल की जो कहानियाँ हैं, वह यशपाल की कहानियाँ एक रोचक एवं शानदार हो गई है। पाठकों के रूढ़ संस्कारों पर प्रहार करते हुए वह उनका शाक ट्रीटमेंट करते हैं। पराया सुख तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ। यानी उनकी कहानियों में क्या है, उनकी कहानी के नाम है पराया सुख, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ। यह यशपाल की कहानी है, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ। फूलों का कुर्ता, शानदान, चित्र का शीर्षक आदि जो है गणना कहानियों में की जाती है। यानी ये महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। मध्यवर्गीय जीवन की कुछ बहुत अच्छी कहानियाँ अश्क ने भी लिखी है। यानी उपेंद्रनाथ अश्क ने भी मध्यवर्गीय जीवन की कहानियाँ लिखी है। उन कहानियों के नाम है उपेंद्रनाथ अश्क के डाची, कांकड़ा का तेली। अन्य कहानियों में विष्णु प्रभाकर, फिर विष्णु प्रभाकर भी है, निर्गुण भैरव प्रसाद, गुप्त अमृत राय उल्लेख है। बिहार के राधा कृष्ण अपनी व्यंग्यात्मक कहानियों के लिए स्मरण किए जाते हैं। यानी राधा कृष्ण जो है वह व्यंग्यात्मक कहानियाँ लिखते हैं, और उनकी कहानी है रामलीला, अपने समय की चर्चित कहानी रही है वह। अभी यहाँ पर ग्रामांचल की कहानियाँ प्रारंभ होती है। जिस प्रकार हमने ग्रामांचल या ग्रामांचल के उपन्यास देखे, आज यहाँ पर ग्रामांचल की कहानियाँ यानी एक आंचल की कहानियाँ, गांव देहातों की कहानियाँ। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद जिस तरह शासकों का ध्यान गांव की ओर गया, उसी प्रकार कुछ कहानी लेखकों ने भी गांव को विषय वस्तु के रूप में चुना। यानी स्वतंत्रता, देश को स्वतंत्रता मिली 1947 में, तब जो है जब जो शासन करता थे उन्होंने गांव की तरफ देखा, गांव के विकास के लिए सोचा। उसी प्रकार इसी समय में जो कहानीकार थे उन्होंने भी अपने कहानी का विषय गांव को बनाया, या गांव का चित्रण कहानी बनाई। इसमें शिव प्रसाद सिंह यानी गांव के आधार पर या ग्रामांचल कहानियाँ लिखने वाले लेखकों में शिव प्रसाद सिंह हैं, मार्कंडेय और फणीश्वरनाथ रेणु प्रमुख है। इनके गांव प्रेमचंद के गांव से भिन्न है। यानी प्रेमचंद ने जो गांव का चित्रण किया है, उस गांव के चित्रण से भिन्न है इनके गांव का चित्रण। किन किन के? शिव प्रसाद का, मार्कंडेय का और फणीश्वरनाथ का। प्रेमचंद की कहानियों पर स्वतंत्रता संग्राम और गांधीवादी मूल्यों का प्रभाव है, किंतु इन कहानीकारों की प्रारंभिक कहानियों में गांव की मिट्टी की महक और लोगों के जीवट के चित्र खींचे गए हैं, जो मूलतः रोमांटिक है। शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ इस ढंग की पहली कहानी है। यानी जो ग्रामांचल जी की जो कहानियाँ हैं, प्रेमचंद से भिन्न है, और प्रेमचंद की कहानियों पर स्वतंत्रता संग्राम और गांधीवाद के मूल्यों का प्रभाव है। लेकिन इन जो शिव प्रसाद सिंह है, मार्कंडेय, फणीश्वरनाथ रेणु है, इनकी कहानियों पर किन का प्रभाव है? इनकी कहानियों पर जो प्रारंभिक कहानियाँ थी, उस गांव की मिट्टी की महक थी। यानी गांव का एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी वातावरण है, वह सब कुछ इन कहानियों में दिखाई देता है। और जो एक मूलतः एक वह रोमांटिक कहानी है। और शिव प्रसाद सिंह की जो दादी माँ इस ढंग की यानी ग्रामांचल कहानियों में शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ जो कहानी है, वह पहली कहानी मानी जाती है। मार्कंडेय के गुलरा के बाबा का जीवट बहुत कुछ रोमानी भी हो जाता अद्भुत है। शिव प्रसाद सिंह परिवार के भीतर बैठकर अंतर्वैयक्तिक संबंधों को विश्लेषित करता है। संबंधों के बीच दीवारें खड़ी हो गई है। यानी शिव प्रसाद सिंह जो है परिवार के बीच में यानी ग्रह गृहस्थी में जुड़े हुए थे, तो वह उन कहानियों पर वह लिखते हैं। वह इन्होंने तोड़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ दीवारें टूटती है वहाँ कहानियाँ आदर्शवादी हो जाती है। जहाँ नहीं टूटती वहाँ कहानियाँ नए यथार्थ को एकांकित करती है। उनकी कहानी है शिव प्रसाद सिंह की आर पार की माला, नन्नो, मुर्दा सराय, बिंदा महाराज। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। यानी आर पार की माला, नन्नो, मुर्दा सराय,
बिंदा महाराज, यह जो है यह शिव प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। मार्कंडेय मार्क्सवादी विचारधारा के कहानीकार है, यानी मार्कंडेय जो है मार्क्सवादी विचारधारा के कहानीकार है। शहरों की तरह गांव में भी वर्ग संघर्ष करवट ले रहा था, यानी जिस प्रकार शहर में वर्ग संघर्ष होता है उसी प्रकार गांव में भी वर्ग संघर्ष उभर कर सामने आ रहा था। इसी का चित्रण जो है मार्कंडेय ने अपनी कहानियों में किया है। इस तरह के संघर्ष को उन्होंने कलात्मक दृष्टि से देखा, परखा और उसे दिशा देने का प्रयास किया। मार्कंडेय के पास गांव के खेतों, खलिहानों और मेड़ों पर उगने वाले मुहावरे हैं, यानी मार्कंडेय ने अपनी कहानी में गांव के खेतों, गांव के पास, गांव के किनारे, गांव के खेतों में, खलिहानों में, मेड़ों पर जो भी मुहावरे, जो भी लोकोक्तियाँ है वह उन्होंने अपने कहानियों में प्रयोग की है। इन प्रयोग उन्हें प्रेमचंद की परंपरा में आने वाली कहानीकार सिद्ध करता है। अभी जो मार्कंडेय की कहानी है वह है कल्याण मन। यह कहानी है, इस संघर्ष को रचनात्मक स्तर पर चित्रित किया गया है। पूरी मानवीय संवेदना के साथ महुए का पेड़, यानी मार्कंडेय की अगली कल्याण मन, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, पान फूल, यह उनकी चर्चित कहानियाँ हैं। ग्रामांचल की तरह तह में घुसकर उनके शब्द रूप रस गंध स्पर्श को समग्रता में चित्रित करने वाले अकेले और अद्वितीय कथाकार है फणेश्वरात रेणु, यानी यह जो है कथन इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। ग्रामांचल की तरह तह में घुसकर उसके शब्द रूप रस गंध स्पर्श को समग्रता में चित्रित करने वाले अकेले और अद्वितीय कथाकार है फणेश्वरात रेणु। तो यह कथन बच्चन सिंह का है, यानी ग्रामांचल के अंदर घुसकर, वो ग्रामांचल के अंदर झांककर देखकर वहाँ के शब्द रूप रस गंध स्पर्श को समग्रता के साथ कहानी में चित्रित करने वाले अद्वितीय, यानी उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसे कहानीकार कौन है? तो फणेश्वरात रेणु है। उन्हें प्रेमचंद का सच्चा उत्तराधिकारी कहा जाता है, यानी बच्चन सिंह ने ग्रामांचल कहानियाँ लिखने के बारे में प्रेमचंद का उत्तराधिकारी किसको माना है? तो फणेश्वरात रेणु को माना है। अपनी समृद्ध कहानियों के बावजूद उन्हें उपेक्षित रखा गया है। प्रेमचंद के गांव की कहानियाँ एक हरी है, दो एक को छोड़कर, पर रेणु ने बदलते हुए गांव को, उनके बढ़ते बिगड़ते मूल्यों को भी पूरी समग्रता और जटिलता में पूरी तन्मयता के साथ चित्रित किया है। यानी रेणु जी ने ग्रामांचल की कहानियाँ लिखते समय जो गांव के पूरे परिवेश को, गांव के अंदर जो टूटते बिगड़ते परिवेश है, उनके मूल्य है, उन सभी को तन्मयता के साथ चित्रित करने का काम किया है। ऐसी तन्मयी भावना, योग्यता अन्यत्र नहीं दिखाई पड़ती। प्रेमचंद की कहानियों में किसानी लय है, तो रेणु की कहानियों में पूर्णिया और मिथिला के ग्राम गीतों के छंद और ध्वनि, यानी प्रेमचंद की ग्रामांचल कहानियों में किसानी लय है, यानी किसान का चित्रण है, कृषकों का चित्रण है। लेकिन फणेश्वरात रेणु की कहानियों में जो पूर्णिया और मिथिला के जो गांव थे, उन गांव के ग्राम गीत थे, छंद और ध्वनि थे। वह हर पेड़ पौधा फूल को जानते पहचानते हैं, यानी फणेश्वरात रेणु जो है हर फूल पौधे को, पेड़ को जानते थे, पहचानते थे, उसकी खुशबू से परिचित है। पक्षियों के रंग और आवाज़ को अलगा सकते थे। तीसरी कसम में भोला ग्रामीण मूल्य एक झटके में टूट जाता है, यानी जो तीसरी कसम है, जो हीरामन और हीराबाई की काफ़ी एक अच्छी कथा है और नेट के पाठ्यक्रम में है और हमने सविस्तर रूप से पढ़ी है वह कहानी और इसी चैनल पर वीडियो रूप में उपस्थित है। तीसरी कसम में भोला ग्रामीण मूल्य एवं झटके में टूट जाता है, यानी वह एक ग्रामीण जीवन का जो भोलापन होता है वह हीरामन में दिखाई देता है तीसरी कसम कहानी में। रोमांटिक कहानी एंटी रोमांटिक हो जाती है। अगली कहानी जो है उनकी कहानी है तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, रस प्रिया, ठुमरी आदि पाठक मुग्ध है, यानी उनकी लाल पान की बेगम, यह भी गांव देहातों की कहानी है, जो कि लाल पाल की बेगम जो ब्रज मोहन की माँ रहती है, बिरज मोहन की माँ, उसके पापा जो है मेले में नाच देखने जाने की तैयारी करते हैं और वह नहीं आते। ऐसी इसका भी हमने एक सविस्तर वीडियो के रूप में देखा है और इसी चैनल पर वही वीडियो जारी है। विद्यासागर नोटियाल की कहानियाँ, अभी विद्यासागर नोटियाल की कहानियाँ हैं कुमाऊँ गढ़वाल के ग्रामांचल और लोक कथाओं पर आधारित है। तो विजयदान देथा की कहानियाँ राजस्थानी ग्रामांचल पर, यानी विद्यासागर नोटियाल की कहानियाँ जो है कुमाऊँ गढ़वाल वह ग्रामांचल के लोक कथाओं पर आधारित है और विजयदान
देथा की कहानियों में राजस्थान के ग्रामीण गाँवों की या राजस्थान की ग्रामांचल की कहानियाँ हैं। अभी यहाँ से नई कहानी प्रारंभ होती है। सन 1955 से सन 1960 तक प्रकाशित कहानियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि कहानियों का एक नया दौर शुरू हो गया था। यानी सन 1955 से लेकर 1960 के बीच में जो भी कहानियाँ प्रकाशित हुई, लिखी गई, उस कहानियों को एक नए दौर की कहानियाँ या नई कहानी क्षेत्र में एक नया दौर, नया एक चाल चलन प्रारंभ हुआ था। सन 1954 में कहानी पत्रिका का पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ। यानी सन 1954 में जो है कहानी पत्रिका का एक पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ। नई कहानी के विकास में इसकी मुख्य भूमिका, यानी नई कहानी के विकास में किस पत्रिका की भूमिका है, तो नई कहानी के विकास में कहानी पत्रिका की भूमिका मुख्य है। इसके अतिरिक्त संकेत और हंस ने भी इन्हें कहानीकारों की कहानियाँ प्रकाशित की। यानी नई कहानी विकास में किन किन पत्रिकाओं का योगदान है, तो कहानी पत्रिका है, संकेत है और हंस भी है। रांगे राघव की गदर, अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी, कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया, मोहन राकेश की मलबे का मालिक, जानवर और जानवर, भीष्म साहनी की चिप की दावत, राजेश यादव की जहां लक्ष्मी कैद है, निर्मल वर्मा की परिंदे, लवर्स, शेखर जोशी की दाजू, बदबू और कोशिका घटवार, मनु भंडारी की यही सच है, उषा प्रियवदा की वापसी, हरिशंकर परसाई की भोला राम का जीव, धर्मवीर भारती की गुल की बन्नो आदि इसी कालावधि में प्रकाशित हुई है। यानी जो यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये। रांगे राघव की कहानी है गदर, जो 1955 से लेकर 1960 के बीच में प्रकाशित हुई है। अमरकांत की है डिप्टी कलेक्टरी, कमलेश्वर की राजा निर्बंस है, यह भी काफ़ी अच्छी कहानी है और वो यह भी हमारे नेट के पाठ्यक्रम में है और हमने सविस्तर पढ़ी है। मोहन राकेश की कहानी है मलबे का मालिक, जानवर और जानवर, यह भी मोहन राकेश की है। भीष्म साहनी की कहानी चिप की दावत है, जो कि श्यामनाथ जो है श्यामनाथ इसका चिप की दावत कहानी का मुख्य पात्र है या नायक है। फिर राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है, निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी है या लवर्स है, शेखर जोशी की दाजू, बदबू और कोशिका घटवार कहानी है, मनु भंडारी की कहानी है यही सच है, उषा प्रियवदा की कहानी है वापसी, जयशंकर परसाई की भोलाराम का जीव यानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो मध्यवर्गीय परिवार की कथा है, धर्मवीर भारती की गुल की बन्नो कहानी है आदि इस कालावधि में प्रकाशित हुई है। 1956 में प्रकाशित अपने एक लेख में नामवर सिंह ने नई कविता के वजन पर नई कहानी कहने का संकेत किया है। यानी जो नई कविता चली थी 1956 में प्रकाशित एक लेख था जो नामवर सिंह का था, वो नई कविता के वजन पर या नई कविता के बराबरी में नई कहानी कहने का संकेत दिया था। विषय वस्तु रूप बंध भाषा और दृष्टिकोण में यह कहानियाँ पूर्ववर्ती कहानियों से भिन्न है। ये प्रयोगधर्मी है, यानी नई कहानियाँ क्या है, प्रयोगधर्मी है। इसमें प्रामाणिक अनुभूति, इसका विन्यास अपने आप से नियंत्रित है। उपर्युक्त लेखकों को सुविधा की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी जो नई कहानीकार है, नई कहानी लिखने वाली जो नई कहानीकार है, उनको दो श्रेणियों में, दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहले वर्ग में रांगे राघव, अमरकांत, भीष्म साहनी, शेखर जोशी और हरिशंकर परसाई आएंगे, तो दूसरे भाग में कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोपती, निर्मल वर्मा, मनु भंडारी और उषा प्रियवदा की गणना की जाती है। यानी नई कहानी के जो नए कहानीकार है उनको दो श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में आते हैं रांगे राघव, अमरकांत, भीष्म साहनी, शेखर जोशी और हरिशंकर परसाई आते हैं। तो दूसरे वर्ग में, दूसरी श्रेणी में कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोपती, निर्मल वर्मा, मनु भंडारी और उषा प्रियवदा यहाँ आते हैं। पहला वर्ग प्रगतिशील चिंतन धारा से संबद्ध है तो दूसरा आधुनिकता से। अभी यहाँ पर दो वर्ग क्यों किए गए, तो पहला जो वर्ग है यानी जो रांगे राघव, अमरकांत, भीष्म साहनी, शेखर जोशी और हरिशंकर परसाई यह जो थे, यह प्रगतिशील विचारधारा के कहानीकार थे और दूसरे वर्ग के जो थे वह आधुनिकता से प्रभावित थे या आधुनिकता के समर्थक थे। आधुनिकता के समर्थक नई कहानीकारों में कहानीकार है कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोपती, निर्मल वर्मा, मनु भंडारी और उषा प्रियवदा।
पहले वर्ग के लोगों को सीधे प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ा जा सकता है। जो पहले वर्ग के जो है नई कहानीकार, उसको प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ा जाता है। स्मरण रखना चाहिए कि परंपरा परिस्थितियों के अनुसार एक सीमा तक बदल जाती है। यह कथन पूछा गया है, कौन से परीक्षा में पूछा है यह मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पूछा गया है। स्मरण यहाँ से पूछा, स्मरण रखना चाहिए कि परंपरा परिस्थितियों के अनुसार एक सीमा तक बदल जाती है। अमरकांत की ही कहानियों को ले, जिसमें प्रेमचंद के गांव मिलेंगे जो पहले से अधिक गरीब और विपन्न हो गए हैं। मध्य वर्ग की कमजोरियां एक दूसरे स्तर पर दिखाई देगी। अधिकांश मध्य वर्ग के अशिक्षित होने के कारण डिप्टी कलेक्टर ही एक सपना थी। यानी अमरकांत की कहानी है डिप्टी कलेक्टर। दोपहर का भोजन अमरकांत की महत्वपूर्ण कहानी है और यह परीक्षा में पूछी गई है। गरीबी में प्रेमचंद की भावुकता तो नहीं है, पर एक परवाह अधिक है। जिंदगी और जो कफन की छाया को लिए हुए भी उससे भिन्न है। भीष्म साहनी की चिप की दावत स्वतंत्र भारत की औपनिवेशिक प्रवृत्ति का अविनिष्ट रूप है। यानी जो भीष्म साहनी की कहानी है चिप की दावत, यह एक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद घटते जीवन जो मूल्य होते, पारिवारिक मूल्य या वृद्ध विमर्श की भी कहानी हम कह सकते हैं। आज भी खत्म नहीं हो रही है। इन कहानीकारों में सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ गैर रोमांटिक कहानीकार शेखर जोशी है। यानी गैर रोमांटिक कहानीकारों में शेखर जोशी का नाम आता है। शेखर जोशी की जो कहानी है कोशिका घटवार, वह भी एक प्रेम संबंध के आधार पर कहानी है। शेखर ने ग्राम्य कहानियों की परंपरा का मुंह उद्योग धंधों में लगे कामगारों की ओर मोड़ लिया। यानी जो कोशिका घटवार है उसमें जो उसका जो नायक है, वह नायक एक चक्की चलाता है, घटवार चलाता है। वे परिस्थिति को उनकी जटिलता में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वह कहानी में बदल जाती है। लेखक की विशेषता इस तथ्य में निहित है कि उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण कहानी के विन्यास में ही धुल रहता है, उसे अलग से निचोड़ा नहीं जा सकता। नई कहानी आंदोलन को तेज करने वालों में कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। यानी नई कहानी आंदोलन को एक तेज करने के लिए, नई कहानी आंदोलन को सार्थक बनाने में जो योगदान था उसमें है कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। कमलेश्वर की कहानी राजा नीलबंसी आपने दोहरे कथानक के लिए विशेष रूप से, यानी कमलेश्वर की जो कहानी है राजा नीलबंसी, ये दो कथा को लेकर चलती है। एक जो है वह चंदा और जगमोहन की है और दूसरी जो है वह राजा और रानी की कहानी है। वो जो राजा और रानी कहानी जो माँ सुनाया करती थी, इस प्रकार से वह कहानी चलती है राजा और रानी की। और चंदा और जगपति की जो है वह वास्तव में चलती है। रूप से द्रष्टव्य है। प्रारंभिक कहानियों में कमलेश्वर अद्भुत जीवी विषय लेकर आए। इसके प्रमाण में देव की माँ देखी जा सकती है। राकेश की आद्रा से इसकी संवेदना तीव्र है। नीली झीली में एक काव्य दृष्टि है जो मानवीय संवेदना को उनकी विस्तृत में समेट लेती है। उनकी महानगरीय बोध की कहानियाँ प्रावत में क्षीण है और वे अक्सर इकहरी हो जाती है। मोहन राकेश की कहानियाँ त्रासद तनाव की कहानियाँ हैं। यानी मोहन राकेश की कहानियाँ जो है त्रासदी की है, तनाव की कहानियाँ हैं। उनका सारा साहित्य तनाव और अंतर्द्वंद्वों से भरा पड़ा है। यानी मोहन राकेश का सारा साहित्य जो है वह तनाव और अंतर्द्वंद्वों से भरा है। तीनों नाटक जो है अंतर्द्वंद्वों से ही है। उनके पात्र प्राय ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जो उन्हें टूटने के हद तक छोड़ जाते हैं। मलबे का मालिक को ही ले, यानी उनकी कहानी जो उनके पूरे कहानी की परिस्थितियों में जो है, तो कहानी के जो पात्र है वह अंतिमतः टूटने के परिवेश को छोड़ जाते हैं। मलबे का मालिक को ही ले, यानी मलबे का मालिक जो कहानी है, यह कहानी भारत विभाजन से उत्पन्न परिस्थितियों पर आधारित है। यानी मलबे का मालिक कहानी किस पर आधारित है, तो भारत विभाजन पर है। मलबा उन्माद और वह शिपन का प्रभावी प्रतीक है। अनेक स्मृति बिंबों में उसका तनाव त्रासद हो उठता है। एक और जिंदगी, यानी कमलेश्वर की मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी में मनुष्य न छूटी हुई जिंदगी को छोड़ पाता है और न चुनी हुई जिंदगी को अपना पाता है। यानी मनुष्य जो है वह
एक और ज़िंदगी कहानी में मोहन राकेश की मनु जो छूटी हुई ज़िंदगी है या पीछे हुई ज़िंदगी है, उसको न छोड़ सकता है और न चुनी हुई ज़िंदगी है उसको ठीक ढंग से जी पाता है या अपना लेता है। यह भी एक द्वंद्व है। यह तत्कालीन पढ़े लिखे मध्यवर्गीय समाज की सच्चाई है और स्वयं राकेश की जिस प्रामाणिक अनुभव और भोगा हुआ यथार्थ की चर्चा प्राय की जाती है, उन्हें सबसे अधिक राकेश की कहानियों में ही देखा जा सकता है। राजेंद्र यादव की कहानियों में से सामाजिकता की बीज पड़ती है, यानी राजेंद्र यादव की कहानी में वैयक्तिकता है और सामाजिकता है, इसलिए वहाँ पर द्वंद्व की घनीभूतता नहीं दिखाई पड़ती। कहीं कहीं यह द्वंद्व आरोपित लगता है और कहानियाँ कन्फ्यूज्ड हो जाती है। जैसे जहाँ लक्ष्मी कैद है, कहानी लिखने की अपने अपेक्षा यादव उपन्यास ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। यानी बच्चन सिंह कहते जो राजेंद्र यादव है वह कहानी से अच्छा उपन्यास लिख सकते हैं, यह कथन बच्चन सिंह का है। टूटना उनकी अच्छी कहानी है, यद्यपि टूटना उनकी प्रकृति के विरुद्ध है। एंड टूटना कहानी जो है राजेंद्र यादव की अच्छी कहानी है और वह टूटना जो है उनकी प्रवृत्ति के विरुद्ध है। निर्मल वर्मा प्रयोगवादी कहानीकार है। वर्मा जो है वह प्रयोगवादी कहानीकार है, इस अर्थ में वह आगे की परंपरा में पढ़ते हैं। यानी निर्मल वर्मा जो आगे की परंपरा में है और वह प्रयोगवादी कहानीकार है। फर्क यह है कि आगे कवि है, अंत अपनी कहानियाँ कविता से बचा रखते हैं, किंतु निर्मल वर्मा कवि नहीं है। यानी आगे आगे जो है कवि है और वह कहानी लिखते समय कविता से कहानी को बचाते हैं, लेकिन निर्मल वर्मा जो है कवि नहीं है। इस कमी की पूर्ति वे कहानियों पर कविता प्रक्षेपण से करते हैं। आगे की कहानियों में रहस्यवाद नहीं है, कविता में है। यानी आगे की कहानियों में रहस्यवाद नहीं है लेकिन कविता में रहस्यवाद है। जैसे कि उनकी असाध्य विना आगे की कहानी, इसमें रहस्यवाद है। निर्मल की कहानियाँ रहस्यवाद से भरी पड़ी है। आगे के प्रयोग में वैविध्य मिलेगा। वे हिंदी के कृति कहानीकार है, उपन्यासकार है। यानी आगे जो है हिंदी के कृति कहानीकार है और यूँ उपन्यासकार है। कवि हो या न हो, निर्मल की कहानियाँ टिकाऊ नहीं है। निर्मल वर्मा की कहानियाँ टिकाऊ नहीं है, यह बच्चन सिंह कहते हैं। उबाऊ ज़रूर है, निर्मल वर्मा की कहानी उबाऊ ज़रूर है। जैसे कि परिंदे कहानी हम पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि यह काफ़ी बोरिंग लगता है। उनकी दृष्टि में प्रेमचंद अपनी कथा का रूप विधान विक्टोरियन इंग्लैंड से लेते हैं। उन्हें अपने साहित्य में भारतीयता के अभाव की गहरी चिंता है। इसके ठीक विपरीत उसके कथा साहित्य का कथ्य और रूप दोनों विदेशी है। यानी निर्मल वर्मा की कहानी का कथ्य और कहानी की जो विषय है वह विदेशी है। बोखेस, लॉरेंस, नोबोकोप, हेमिंग्वे आदि के से भरपूर प्रभावित है। लंदन की एक रात में नक्सलवाद को प्रभावित ढंग से उभारा जा सकता था, पर उस पर उनकी शैली की धुंध और अमूर्तन का कुहासा छाया हुआ है। उसकी भाषा के जादुई प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा न होता तो हिंदी भाषा में लिखी गई विदेशी कहानियाँ हिंदी की कैसी मानी जाती। सच तो यह है कि निर्मल में शैली की चमक या दीप्तिमत्ता तो है, पर वस्तु की अर्थवत्ता या अर्थ गौरव नहीं है। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि निर्मल जो है, निर्मल वर्मा की कहानी शैली और चमक या दीप्तमयता है, लेकिन उनकी कहानियों में जो अर्थवत्ता जो है, अर्थ गौरव जो है वह नहीं है। ब्रिलियंस विदाउट अभी यहाँ पर जो है आगे इससे स्त्री लेखन की समांतरण दुनिया यहाँ से प्रारंभ होती है। स्त्री लेखन की समांतरण दुनिया किस प्रकार है? स्त्री लेखन की अपनी दुनिया होती है जो पुरुष लेखन की दुनिया के समांतर चलती रहती है। यानी जो पुरुष लेखक की जो दुनिया है या पुरुष लेखक का जो समय है, उसी समय में स्त्री लेखिका भी उभर कर आई और स्त्री लेखिका भी उसी पुरुष लेखक के समय में समांतरण चलती रही। इतनी समांतर भी नहीं कि कहीं उसका स्पर्श भी न करे, उसे कोटि भी नहीं। स्त्री से सर्वथा अलग न पुरुष की दुनिया हो सकती है और न पुरुष से सर्वथा अलग स्त्री की दुनिया। यानी बच्चन सिंह यहाँ पर कहते हैं कि
स्त्री से सर्वथा अलग होकर पुरुष की दुनिया हो सकती है, और न पुरुष से सर्वथा अलग होकर स्त्री की दुनिया, यानी स्त्री पुरुष जो है दोनों पर निर्भर है। स्त्री पर आधारित पुरुष है और पुरुष पर आधारित स्त्री है, यानी दोनों भी एक दूसरे पर निर्भर है। फिर भी ऐतिहासिक, राजनीतिक, प्राणी शास्त्रीय कारणों से उनमें अलगाव दिखाई देता है। यानी स्त्रियों में किन 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 कारणों में अलगाव है? ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं प्राणी शास्त्रीय कारणों से स्त्री और पुरुषों में अलगाव दिखाई देता है। इस अंतर या पार्थक्य से स्त्री लेखन की पहचान बनती है। वर्जीनिया बुल्क ने लिखा है। अभी वर्जीनिया बुल्क क्या लिखते हैं स्त्री के बारे में? स्त्री का लेखन स्त्री का होता है, स्त्रीवादी होने से बच नहीं सकता। अपने सर्वोत्तम में वह स्त्रीवादी ही होगा। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री का निरंतर शोषण होता रहा। अपने देश में वह शूद्र की श्रेणी में रखी गई है, केवल भोग्या मानी जा गई है। पश्चिम में स्त्री को खतरनाक सेक्स कहा गया है। इस खतरे से बचने या इसे कम करने के लिए उसे घर के बाहर कहीं पर भी कोई अधिकार नहीं मिला। यानी जो वर्जीनिया वुल्फ नाम के जो विद्वान है, वह स्त्री के बारे में लिखते हैं कि स्त्री का लेखन स्त्री का होता है, यानी स्त्री का लेखन स्त्री का ही होता है। स्त्री जो लिखती है तो वह स्त्री के जीवन में घटित होने वाले प्रसंगों के आधार पर ही लिखती है। स्त्रीवादी होने से बच नहीं पाता, यानी कोई स्त्री लेखन कर रही है, कोई स्त्री यदि साहित्य लिख रही है तो वह स्त्रीवादी होने से बच नहीं पाता। उसमें स्त्री तत्व के जो गुण हैं वह आते हैं। अपने सर्वोत्तम में स्त्रीवाद ही होगा, यानी कहा जाए तो स्त्री का लेखन स्त्री का होता है, स्त्रीवादी होने से नहीं बच सकता। अपने सर्वोत्तम में वह स्त्रीवादी ही होगा। अभी पुरुष प्रधान समाज में स्त्री का निरंतर शोषण होता है, यानी हमारे यहाँ जो पितृसत्ताक पद्धति है, तो पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था है, तो इसमें जो है स्त्री का जो है निरंतर हर बार शोषण होता रहा है। अपने देश में वह शूद्र की श्रेणी में रखी गई, यानी पुरुष प्रधान संस्कृति है तो सभी कार्यों में पुरुष आगे रहते हैं, स्त्री को दुय्यम दर्जा दिया जाता है। और तो इसी प्रकार जो है स्त्री अपने देश में हमेशा शूद्र श्रेणी में या निम्न श्रेणी में ही रखी गई है, देखा जाता है। केवल भोग्या मानी गई है, यानी केवल एक भोग की वस्तु स्त्री को माना गया है। पश्चिम में स्त्री को खतरनाक सेक्स कहा गया है, यानी पश्चिमी देशों में या पश्चिमी भागों में स्त्री को खतरनाक सेक्स कहा गया है, यानी खतरनाक एक लिंग कहा गया है। इस खतरे से बचने या इसे कम करने के लिए उसे घर के बाहर कहीं पर भी अधिकार, यानी कि उस खतरनाक सेक्स से बचने के लिए उसको घर से बाहर कहीं या अन्य बाहर नहीं जाने का अधिकार नहीं मिला। उसके लेखन और बौद्धिकता को भी बराबर हे दृष्टि से देखा गया, यानी उसका स्त्री का जो लेखन है उस स्त्री के लेखन को ही बौद्धिकता के स्तर पर एक हेय दृष्टि से या निम्न दृष्टि से देखा गया। चेखव और टी.एस. इलियट जैसे लेखकों ने भी उसका मजाक उड़ाया है, यानी टी.एस. इलियट और चेखव जो विद्वान थे उन्होंने भी स्त्री को यूं मजाक की दृष्टि से देखा, कोर कसर नहीं की है। 19वीं शती के मध्य में हर्थर्न ने उसके उपन्यासों को सनसनीखेज और भावुकतापूर्ण बताया है। यानी 19वीं शताब्दी में एक विद्वान आते हैं हर्थर्न, उन्होंने स्त्री के उपन्यासों को सनसनीखेज और भावपूर्वक बताया है। सनसनीखेज एवं भावपूर्वक स्त्री के उपन्यास को किसने कहा है? तो हर्थर्न कहा है। हिंदी में भी आलोचकों ने उनकी उपेक्षा की है। सन 1984 में सारिका में एक वरिष्ठ आलोचक ने लिखा है, स्त्री की रचनाएं इसलिए छपती कि वे स्त्रियां हैं। यानी एक सन 1984 में सारिका नामक पत्रिका थी, उस पत्रिका में एक आलोचक ने लेख लिखा और उसमें कहा कि उन्होंने स्त्री की रचनाएं इसलिए छपती है कि क्योंकि वे स्त्रियां हैं। किंतु स्त्री मुक्ति आंदोलन और स्त्रीवादी चेतना के फलस्वरूप नारी जीवन में एक नई ऊर्जा दिखाई पड़ी, एक नया उन्मेष आया। इसका प्रभाव दुनिया भर की लेखिकाओं पर पड़ा। यानी जो स्त्री मुक्ति का आंदोलन चला और फिर स्त्रीवादी चेतना के
चेतना जागृत हुई और नारी जीवन में एक नई ऊर्जा दिखाई पड़ी, एक नया जोश दिखाई पड़ा, उल्लास पड़ा। फिर उसके जीवन में, एक नारी के जीवन में, स्त्री के जीवन में एक नया उन्मेष आया, एक नया दौर आया और इसका प्रभाव दुनिया भर की लेखिकाओं पर, सभी जो लेखिकाएं थी उस लेखिकाओं पर इस नए दुनिया का, इस नए उन्मेष का प्रभाव पड़ा और इसमें परिवर्तन दिखाई दिया। इस प्रभाव की मीमांसा के लिए हमें तीसरी दुनिया को उसके अपने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, क्योंकि यूरोप, अमेरिका के संस्कार, नीति, रीति नीति, आचार विचार तीसरी दुनिया से भिन्न है। यानी इसका जो परिणाम है वह तीसरी दुनिया में देखने को मिलता है। और यूरोप, अमेरिका, संस्कार, रीति, यानी यूरोप, अमेरिका के जो संस्कार थे, रीति थे, नीति थे, आचार विचार, वह तीसरी दुनिया से अलग थे, भिन्न थे। पश्चिम के आयातित विचारधारा हमें अपनी अस्मिता से वंचित कर देगी। हिंदी की कथा लेखिकाओं में कुछ खतरे के प्रति सचेत है तो कुछ उसमें आक्रांत, यानी हिंदी कथा लेखिकाओं में कुछ जो है खतरे से प्रभावित है, तो कुछ संकेत से, कुछ आक्रांत से और आलिंगित एवं पश्चिमी अवधारणा से पूरी तरह अप्रक्त कोई भी नहीं, यानी कोई भी पश्चिमी जो अवधारणा थी उससे कोई भी बिछड़ा हुआ नहीं है, उसको साथी है। पुरुष लेखन के वर्चस्व को चुनौती देती हुई स्त्रियों की एक कतार खड़ी है। महाश्वेता देवी, अनीता देसाई, प्रतिभा राय, अरुंधति राय, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी आदि। यानी एक तरफ जो है पुरुष लेखकों की कतार है और उन पुरुष लेखकों के कतार को चुनौती देती हुई दूसरी तरफ जो है स्त्री लेखिकाओं की कतार खड़ी है, उन पुरुष लेखक की कतार को या पुरुष लेखकों को चुनौती देती हुई। उन लेखिकाओं में, स्त्री लेखिकाओं में महाश्वेत देवी है, अनीता देसाई है, प्रतिभा राय, अरुंधति राय है, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी है। मनु भंडारी का आपका बंटी 1971 में छप चुका था। मनु भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी, जो 1971 में छपा, जो कि महानगरीय जीवन का है और जो फिर पति पत्नी के तलाक का, माता पिता के तलाक का जो है बच्चों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, यह बंटी के माध्यम से समझाया गया है। फिर कृष्णा सोबती का उपन्यास आता है जिंदगी नामा, जो 1979 में प्रकाशित होता है। इन उपन्यासों को पुरुष उपन्यासों के समकक्ष रखने में किसी को संकोच नहीं होगा। यानी आपका बंटी, जिंदगी नामा, आपका बंटी कृष्णा मनु भंडारी का और जिंदगी नामा जो है पुरुष उपन्यासकारों के समकक्ष में रखने में संकोच नहीं है। भक्ति काल में कुछ भक्त कवित्रियों ने भक्ति परक पद लिखे, यानी भक्ति काल में भी कुछ भक्त कवित्री हो चुकी थी, उन्होंने कुछ पद लिखे हैं। उनमें भक्ति काल में जो है कुछ भक्त कवित्रियों ने भक्ति परक पद लिखे, उनमें थी मीराबाई की रचना और जीवन, दोनों में पुरुष वर्चस्व को तोड़ा है। यानी भक्ति काल में पुरुष वर्चस्व को किस कवित्री ने तोड़ा है, तो मीराबाई ने तोड़ा है। आधुनिक काल में हिंदी कथा साहित्य की शुरुआत महिला लेखन से ही होती है, यानी आधुनिक काल में जो है हिंदी कथा साहित्य की शुरुआत महिला लेखिका से होती है। कुछ लोगों के मतानुसार हिंदी की पहली कहानी की रचनाकार एक महिला है। यानी कुछ लेखक कहते हैं या कुछ विद्वान कहते हैं कि हिंदी की जो पहली कहानीकार है वह महिला लेखिका है, श्रीमती राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला। यह जो बंग महिला कहते हैं दुलाई वाली कहानी, उनकी कहानी दुलाई वाली का रचनाकाल सन 1900 है, 19वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष। यानी कुछ विद्वान जो है वह कहते हैं कि राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित दुलाई वाली कहानी को पहली कहानी मानते हैं, जो 1900 में प्रकाशित हुई थी और 19वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष में था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 2 दशकों में कुछ कथा लेखिका उभर कर सामने आई। फिर आगे चलकर 20वीं शताब्दी प्रारंभ हुई और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में ही कुछ अन्य नई कथा लेखिकाएं सामने आई। उसमें है उषा देवी मित्रा, होमवती देवी, चंद्र किरण सोरेक्सा, रजनी पनिकर आदि। फिर आगे वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में उषा देवी मित्रा, होमवती देवी, चंद्र किरण सोनरेक्सा, रजनी पकनीकर, यह जो है आगे आई, किंतु उनके आदर्श पुराने हैं, जैसे सतीत्व की मर्यादा, विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह, अनमेल विवाह का विरोध, कहीं कहीं जैनेन्द्रिय कहीं कहीं जैनेन्द्रिय आत्मपीड़ा भी है। यानी वह जो है
महिला लेखिकाओं में जो है समस्या जो थी कहानी की, उनमें एक पुराने ही आदर्श को लेकर लिख रहे थे। जैसे सतीत्व की मर्यादा को लेकर लिख रहे थे, विधवा विवाह को लेकर समर्थन कर रहे थे, बाल विवाह, अनमेल विवाह। ये जैसे जिस प्रकार जैनेंद्र कहानी लिखते थे, जैनेंद्र की कहानी कैसी थी, उसी प्रकार महिला लेखिका भी लिखती थी। सन 1950 तक स्त्री कथा साहित्य गिरता पड़ता चल रहा था। यानी 1950 तक जो है महिला साहित्य कथा साहित्य जो है वह नीचे था या कम था या न के बराबर था। यह आकस्मिक नहीं है कि सन 1950 में महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ प्रकाशित हुई। फिर 1950 में महादेवी वर्मा की जो श्रृंखला की कड़ियाँ जो है वह प्रकाशित हुई। परतंत्रता की कड़ियाँ तो टूट चुकी थी, किंतु स्त्री श्रृंखलाबद्ध थी। यानी स्त्री जो परतंत्र की जो कड़ियाँ थी वह टूट गई थी और स्वातंत्र मिल गया था, और फिर स्त्री श्रृंखलाबद्ध हो गई, स्त्री एक श्रृंखला में आ गई। शिक्षा के प्रसार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण स्त्रियों में नई जागृति उत्पन्न हुई। उनका ध्यान जातीय श्रृंखला की कड़ियों की ओर गया। आगे चलकर स्त्री लेखिकाओं ने इन कड़ियों को तोड़ना शुरू किया, किसी ने झटके से, किसी ने धीरे धीरे। यानी आगे चलकर जो भी जातीय श्रृंखला थी या जो भी सामाजिक श्रृंखला थी, स्त्रियों को निम्न समझने वाली उन श्रेणियों को, श्रृंखला को स्त्री लेखिकाओं ने तोड़ने का काम किया। और फिर वह किसी ने झट से तोड़ा तो किसी ने धीरे धीरे कदम उठाते उस श्रृंखला को तोड़ने का काम किया है। 1 मिनट रुकिए। मनु भंडारी 1931 ने हिंदी कथा साहित्य को नारी जीवन की तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं के साथ जोड़ा। यानी मनु भंडारी ने जो है हिंदी कथा साहित्य को नारी जीवन के तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं के साथ जोड़ा, जो उस समय में 1931 के समय में जो नारी जीवन की जो तत्कालीन जो वास्तविक समस्या थी या ज्वलन समस्या थी उसके साथ जोड़ा। उसमें 6-7वें शतक में उनकी कहानियों ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, यानी लोगों को आकर्षित किया उन कहानियों में। सामान्यतः उनकी कहानियों में मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु आदि। यानी उनकी कहानी जो लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली कहानियाँ कौन सी थी? मनु भंडारी की मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। ले देकर इन कहानियों में प्रेम का एक त्रिकोण है, यानी प्रेम का त्रिकोण। शरीर की पवित्रता की मर्यादाएं टूटी हुई है, प्रेम के स्थायित्व में उसे विश्वास नहीं है। शरीर ही प्रेम है जो किसी दूसरे आदमी के मिलने पर क्षण भर के लिए ही सही सुख देता है। यानी यह कथन देखिए काफ़ी कितना महत्वपूर्ण है। शरीर ही प्रेम है जो किसी दूसरे आदमी के मिलने पर क्षण भर के लिए ही सही सुख देता है, यानी शरीर ही प्रेम है। आधुनिक क्षणवाद में सिमटी कहानियाँ किसी सामाजिक समस्या को नहीं छूती। यानी आधुनिक क्षणवाद में जो कहानियाँ सिमटी हुई है वह सामाजिक समस्या को नहीं छूती, यानी वह सामाजिक समस्याओं पर नहीं है, किंतु अपने उपन्यासों में कहानियों की लक्षण रेखा को तोड़ दी थी। यानी मनु भंडारी जो उपन्यास लिखते समय जो कहानी की जो लक्ष्मण रेखा थी या कहानी के जो तत्व थे उसको तोड़कर आगे निकल जाती थी। उनका उपन्यास है आपका बंटी, जो 1971 में प्रकाशित होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह शरद चंद्रीय भावुकता नहीं पैदा करता, यानी आपका बंटी यह उपन्यास शरद चंद्रीय भावुकता पैदा नहीं करता। यह कथन बच्चन सिंह का है। यह पाठक को संवेदना के स्तर पर विशुद्ध करता है, मध्यवर्गीय अहग्रस्त समाज की दुखती राग पर उंगली रख देता है। पश्चिम के समाज में तलाकशुदा पति पत्नी में अंतर्द्वंद नहीं मिलेगा। यानी वह जिस प्रकार हमारे हिंदुस्तान में या भारत में पति पत्नी के तलाकशुदा पति पत्नी के बीच में अंतर्द्वंद मिलता है, लेकिन पश्चिम में अंतर्द्वंद तलाकशुदा पति पत्नी में नहीं दिखाई देता। तो वो उनकी ज़िंदगी जीता है, ये इनकी ज़िंदगी जीती है। किंतु भारतीय समाज में एक परिस्थिति विशेष का तलाक बेहद उलझी हुई समस्या है। पढ़े लिखे समाज में पति पत्नी के अपने अपने अह की टकराहट अस्वाभाविक नहीं है। इस टकराहट का फल है शकुन और अजय का तलाक। इन दोनों के बीच उनका बेटा बंटी बुरी तरह पिसता है। पीसते पीसते वह पहचान के परे हो जाता है। यानी वह जो
अजय और शकुन का तलाक होता है और उनका परिणाम जो है उनके बेटा बंटी पर पड़ता है। उपन्यास तनाव से भरा हुआ है। यह तनाव अजय में कम है, शकुन में ज़्यादा। यानी उपन्यास जो है तनाव से भरा हुआ है और जो तनाव है वह अजय में कम है और शकुन में ज़्यादा है। शकुन जो है अजय की पत्नी है जो तलाक होता है। पश्चिमी माँ का ममत्व चाहे मर गया हो, किंतु भारतीय माँ का ममत्व अभी जीवित है, जिसे पाश्चात्य आधुनिकता धीरे धीरे मार रही है। तीनों पात्रों में शकुन 3 स्तरों पर जीती है, माँ के स्तर पर, स्त्री के स्तर पर और अपनी ज़िंदगी जीने के स्तर पर। यानी शकुन जो है वह एक कॉलेज की प्रिंसिपल रहती है और वह 3 पात्रों में शकुन शकुन जो है 3 स्तरों पर जीती है। एक माँ के स्तर पर जो बंटी के साथ व्यवहार करती है, दूसरी जो है स्त्री के स्तर पर यानी एक स्त्री होने का दायित्व पार पाड़ती है, तीसरी जो है जीने के स्तर पर यानी ज़िंदगी भी जीनी है। माँ के स्तर पर जीवन अत्यधिक घनीभूत हो उठा है। लेखिका स्वयं स्त्री और माँ है, यानी मनु भंडारी स्वयं स्त्री भी है और माँ भी है। माँ की ममता का ऐसा करुण चित्र स्त्री की कूची से ही हो सकता है। यानी किसी ममता का चित्रण, माँ की ममता का चित्रण किसी स्त्री से ही ऐसा निकल पड़ता है। यदि हम उपन्यास पढ़ते हैं तो काफ़ी एक द्रवित करता है हृदय को, ऐसा उपन्यास है। माँ से आधुनिक स्त्री का द्वंद्व होता है। स्नेहमयी माँ अजय से बदला लेने के लिए, उसे टार्चर करने के लिए बंटी को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। यानी फिर उसके पति अजय को टॉर्चर करने के लिए या दबाव डालने के लिए बंटी को हथियार की तरह उपयोग करती है। यही काम अजय भी करता है, फिर अजय भी यही काम करता है। टुकड़ों में बंटी हुई शकुन की जिंदगी टुकड़ों में ही जीती, यानी फिर टुकड़ों में बटी हुई जिंदगी जो है वह शकुन जीती है। कुंठाग्रस्त शकुन अपनी जिंदगी नहीं जी पाती, इसका केंद्रीय पात्र बंटी है। यानी इस आपका बंटी उपन्यास का केंद्रीय पात्र जो है बंटी है। बंटी की व्यथापूर्ण कथा के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए लेखिका ने मौन का सहारा लिया है। इस प्रकार की स्थिति में बंटी की नियति यही हो सकती है। हॉस्टल में निर्वासन, तलाक न होने पर भी यदि पति पत्नी में तनाव बना रहता है तो भी बंटी वही पहुंचता है जहां तलाक के बाद पहुंचता है। यानी यहाँ पर एक बंटी के माध्यम से पूरे समाज के बच्चों को चित्रित किया है। यहाँ पर बच्चन सिंह कितना इम्पोर्टेंट कथन कहते हैं, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। इस प्रकार की स्थिति में बंटी की नियति यही हो सकती है। यानी ऐसे यदि पति पत्नी का तलाक होता है तो बंटी यानी सभी देश के बच्चे हो, यानी पति पत्नी का तलाक हो जाता है तो बच्चों में जो है हॉस्टल में रहना पड़ता है। तलाक न होने पर भी यदि पति पत्नी में तनाव होता है तो यानी तलाक न हो, यानी तलाक नहीं हुआ है फिर भी पति पत्नियों में झगड़ा हो रहा है, तनाव हो रहा है, तो बंटी यानी जो बच्चा जो है वह वहीं पहुंचता है जहाँ तलाक की, यानी तलाक होने के बाद जो स्थिति बच्चों की उत्पन्न होती है वही स्थिति जो है तलाक न होते हुए उनमें झगड़ा है या तनाव है, फिर भी बच्चों पर वही प्रभाव पड़ता है या वही स्थिति उत्पन्न होती है जो तलाक होने के बाद होती है। वास्तव में यह परिवार और स्त्री की जटिल समस्या का उपन्यास है जो समाधान नहीं प्रश्न उठाता है, प्रश्न भी कई स्तरों पर। अभी यहाँ पर अगली लेखिका है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती 1931 महिला उपन्यासकारों में सर्वाधिक सशक्त हस्ताक्षर है। यानी कृष्णा सोबती जो है महिला उपन्यासकारों में सशक्त एवं प्रभावशाली उपन्यासकार है। उन्होंने अपने 2 उपन्यास, यानी कृष्णा सोबती ने उनके 2 उपन्यास लिखे हैं। एक है जिंदगीनामा जिंदा रुख और दिले दानिश। यानी उनका जिंदगीनामा उपन्यास का ही नाम है जिंदा रुख और दिलो दानिश यह भी उपन्यास है। में गांव और शहरों के आंचल को रूपात्मक प्रयोग लिया है। यानी जिंदगीनामा और दिलो दानिश में एक आंचल को ही रूपांतरित किया है। भाषा के टकटकेपन, गहन और व्यापक संवेदना के धरातल पर इस तरह चित्रित किया गया है कि ग्राम समस्याओं के साथ भारतीय औरतों की समस्या भी अनुन्यूत हो गई है। यानी ग्रामीण उपन्यासों में कृष्णा सोबती में ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हुए स्त्री समस्याओं को भी चित्रित किया है। इनके पहले उनके लिखे हुए 3 लघु उपन्यास है। यानी जिंदगीनामा और दिलो दानिश लिखने से पहले ही उन्होंने 3 लघु उपन्यास लिखे हैं। इसमें है डाल से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी और सूरजमुखी अंधेरे के।
इन तीनों उपन्यासों में यौन अभिव्यक्ति को नग्न रूप में देखा जा सकता है। यानी किन उपन्यासों में, कृष्णा सुप्ती के किन उपन्यासों में स्त्री यौना यौना अभिव्यक्ति को नग्न रूप में देखा है? तो डाल से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी और सूरजमुखी अंधेरे के। तन की प्यास का अतिरेकवादी उत्साह मन की भूमिका को नगण्य ठहरा देता है। वास्तव में यह स्त्रीवादी दृष्टिकोण की पीटी हुई भूमि है। यानी बच्चन सिंह यह महत्वपूर्ण कथन है। तन की प्यास का अतिरेकवादी उत्साह मन की भूमिका को नग्न ठहरता है। यानी तन की जो प्यास होती है, जो यौनिक प्यास, वह प्यास जो है वह उत्साह मन की भूमिका को नगण्य ठहरता है और वास्तव में यह स्त्रीवादी दृष्टिकोण की पीटी हुई भूमि है। इन उपन्यासों को पढ़ने से ऐसा नहीं लगता है कि सोप्ती को जिंदगीनामा और दिलो-दानिश तक पहुंचना चाहिए। जिंदगीनामा सोप्ती की उपन्यास यात्रा में एक छलांग है। यानी कौन सा उपन्यास जो है कृष्णा सोप्ती का उपन्यास यात्रा में छलांग है? तो जिंदगीनामा। जिंदगीनामा पंजाब के एक गांव पर आधारित होते हुए भी पूरे पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज है। यानी कृष्णा सोप्ती के किस उपन्यास को पंजाब का दस्तावेज कहा है, जीवंत दस्तावेज? तो जिंदगीनामा को। जिंदगीनामा यहाँ पंजाब के एक गांव पर आधारित है, लेकिन फिर भी पंजाब के पूरे परिवेश को, पंजाब प्रांत के पूरे परिवेश को चित्रित करता है। इसमें रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध से भरा हुआ एक पूर्ण नाट्य या चलचित्र है। लगता है अलग अलग दृश्यों के शॉट्स को पूरी हरकत में सजा दिया गया है। इसकी विशेषता है कि सभी शॉट्स को देख लेने के बाद भी कुछ बचा रह जाता है। इसकी आंचलिकता को समझने के लिए इसके देशज, रूप और डिज़ाइन को समझना ज़रूरी है। पंजाब के गांव के ताने बाने पंजाबी भाषा का चटक रंग है, बुनाई सोप्ती है, झीनी बीनी चदरिया। यानी यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट कथन है और वह कथन जो है यह जिंदगीनामा उपन्यास का है। उपन्यास के बारे में बच्चन सिंह ने कहा है और मैं फिर से पढ़ता हूँ। यह जो उपन्यास है वह पंजाब प्रांत का जीवंत दस्तावेज है और इसमें पंजाब प्रांत का रूप है, रस है, स्पर्श है, शब्द, गंध से भरा हुआ है। पूर्ण नाट्य या चलचित्र, यानी यह जिंदगीनामा उपन्यास एक पूर्ण नाटक की तरह या चलचित्र की तरह है, चलता है। अलग अलग दृश्यों में दृश्यों के शॉट्स पूरे, यानी जिस प्रकार अलग अलग दृश्य होते हैं उसी प्रकार यह उपन्यास भी आगे बढ़ता है। सजा दिया गया, यानी एक शॉर्ट्स की तरह, एक चलचित्रों के दृश्यों की तरह, नाटक के दृश्यों की तरह सजा दिया गया है। इसकी विशेषता है कि सभी शॉर्ट्स को देख लेने के बाद भी कुछ बच जाता है। यानी ऐसा लगता है कि सभी पढ़ने के बाद भी और कुछ बचा है और कुछ छूटा है, ऐसे लगता है। यानी पाठकों के मन को बांधने की जो क्षमता थी वह कृष्णा सोप्ती के लेखन में थी। इसकी आंचलिकता को समझने के लिए इसके देशज, रूप को, डिजाइन को समझना जरूरी है। यानी जो इस उपन्यास के आंचलिक परिवेश को समझने के लिए इस जो उपन्यास का जो देशज रूप है, डिजाइन है, उसको समझना चाहिए। पंजाब के गांव के ताने बाने पर पंजाबी भाषा का चटक रंग सुनाई देता है। यानी पंजाब की भाषा का चटक रंग भी इस उपन्यास में बुनाई सोपती है। यहाँ पर झीनी बीनी चदरिया पंजाबी भाषा के गैर पंजाबी भाषा भाषियों के लिए भाषा एक अवरोध खड़ा करती है। यानी गैर जो पंजाबी प्रांत के नहीं है, जो पंजाब प्रांत से अलग है, उनको लिए जो पंजाबी भाषा है वही एक अवरोध खड़ा करती, क्योंकि उनको पंजाबी भाषा आती नहीं है। पाठकों को इससे गुजरना पड़ेगा। इसमें महिला आंचल जैसा भाषा मेरी रिज्म नहीं है। यानी जिस प्रकार महिला आंचल की भाषा में मेरी मेन रिज्म है, उसी प्रकार इसमें नहीं है। वह बांधती है, भाषा इसका प्राण तत्व है, प्राण के बिना शरीर शव है। यानी भाषा जो है वह जिंदगीनामा उपन्यास का प्राण तत्व है और प्राण के बिना शरीर शव है। यानी भाषा के बिना शरीर जो है एक शव है, निर्जीव है। इस भाषा में हम चेतना और व्यास की धुनें सुनते हैं, लोमड़ी का उत्सव देखते हैं, गिद्धा और भागड़ा की पद सुनते हैं, गुरु नानक का निर्गुण और बुल्ले शाह तथा वारिस शाह के सुफियाई गीत, साझा संस्कृति की बुनावट देखते हैं। पंजाब के आंचल में रूडेड पंजाब टेढ़ पंजाब है। सोप्ती ने इसकी संरचना में पारंपरिक और लोक कथा शैली का प्रयोग इसे मूल्यतः देशज बना दिया गया है। देशज होकर
होकर ही यह हमारे मन प्राणों को पूरी गहराई से छू पाता है। यानी यह उपन्यास जो है एक मन को छूता है। पुराणों की तरह इसकी कहानी एक कहानी से शुरू होती है, बीच बीच में इसकी झिल झिल सिलसिला चलता है। कहानी में कहानी, कथा, सरित सागर और पंचतंत्र की कौंध गंधे में काव्यात्मक लय। यानी यह जो उपन्यास है कहानी में कहानी गढ़ने का काम है। कहानी में और एक कहानी चलती है और एक कहानी में और एक कहानी चलती है। नाटकीयता इसका विशेष गुण है। यानी जिंदगीनामा उपन्यास का नाटकीय जो है, नाटकीयता यह जिंदगीनामा उपन्यास का एक विशेष गुण है। नाटक का पर्दा शाह की चौपाल में खुलता है और चौपाल खुला मंच है। यानी नाटक का जो पर्दा है, नाटक जो है, यह उपन्यास जो है वह शाह की चौपाल में प्रारंभ होता है और वही शाह का जो चौपाल है वो एकदम खुला मंच है। इस मंच पर पात्र आते जाते रहते हैं। शाहानी को केंद्र में मानना उपन्यास के कथ्य रूप में पानी फेरना है। यानी जो सिक्का बदल गया कहानी में भी शाहानी और शाह का चित्रण पात्र है। तो आज की वीडियो में यहीं पर रुकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।